गवर्नमेंट ने पहले बोला कि 1 अक्टूबर को, फिर से उनका स्टेटमेंट चेंज हो गया। इन्होंने भी पता किया, मैंने कल बात की थी, तो अभी कोई ऑफिशियल मैसेज नहीं आया, रिटन मैसेज नहीं आया वहां से। तो इन लोग मान के चल रहे 1st वीक ऑफ अक्टूबर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा सा ये आ रहा है कि 1 वीक के बाद में पूजा हो जाएगा। हाँ, और बहुत सारे बच्चे आ तो जाएंगे, फिर से पूजा में जाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे सेलिब्रेट करते हैं ना, तो थोड़ा सा यही कंफ्यूजन है कि पूजा से पहले खुले, पूजा के बाद खुले। थोड़ा सा कंफ्यूजन यही क्रिएट हो रहा है, ठीक है। देखते हैं, जो भी हो सकता है कि पूजा से बहुत पहले ही खुल जाएगा, क्योंकि कुछ देखते क्या होता है, 1-2 दिन में कुछ डिसीजन तो लिया जाए। जो भी होगा हम लोगों को मानना है। बोलो सर, आपने कहा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये वाले, अरे सर एकदम खुलना है, मुझे मैसेज भेजा कि सर प्रोजेक्ट हेड सर को भेज दीजिए। अब बोले उन लोग भी यही सोच रहे कि जल्द से जल्द आओ, ठीक है ना। तुम्हें आने के बाद पता चलेगा कि तुम्हें सबसे ज्यादा फैसिलिटी मिलती है, सबसे ज्यादा 11th को फैसिलिटी दिया जाता है, क्योंकि तुम 11th पढ़ोगे, 12th पढ़ोगे, और तुम ही लोग सबसे अच्छा रिजल्ट करोगे। हाँ, रिजल्ट जो करता है, सबसे अच्छा जो करता है, वो कौन करता है? जो 11th यहाँ से पढ़ेगा, 12th यहाँ से पढ़ेगा, वही टॉप का बच्चा है। बाकी बच्चे तो बाद में आते हैं, वो तो हमारे अपने बच्चे 100% नहीं हुए ना। तुम तो 100% बच्चे हो, तो सुपर 40 सबसे ज्यादा तुम ही लोगों के ऊपर में मेहनत करती। फिजिक्स के सबसे बड़े टीचर तुम्हारे पास है। हाँ, रिपीटर वाले ये सब चाहते हैं, लेकिन तुम्हें सबसे अच्छे फिजिक्स के, ये सारे सब्जेक्ट के स्पेशल तुम लोगों के लिए वो टीचर मिले, ठीक है। तो ये तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा। तुम्हारे सीनियर्स ऐसे ही थोड़ी ना क्वालिफाई करके, एक एक बैच से 25-30 बच्चे क्वालिफाई करता है, एक बैच से, कितनी बड़ी बात। हाँ, तो हम लोग तो चाहते हैं कि 11th वाले सारे के सारे 80% क्वालिफाई करें, 90% बच्चे क्वालिफाई करें, तो सारा फैसिलिटी मिलेगा। लेकिन अभी यही है, ऑनलाइन ऑफलाइन है, तो क्या कर सकते। क्वालिफाई किया तो हाँ बोलो। 100% क्वालिफाई किया तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ 100+ कर जाए। तो तुम जैसा पढ़ाई करोगे वैसा रिजल्ट आएगा, ठीक है। मेडिकल में थोड़े सीट्स कम होते हैं ना, तो क्वालिफाई के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि सारे बच्चे क्वालिफाई करें, लेकिन जो मेहनत करेगा क्वालिफाई तो जरूर करेगा। और तुमने टेस्ट वेस्ट दिया, 6 ही नंबर सबका आया हुआ ना, तो अगले टेस्ट की तैयारी में लग जाइए। सेकेंड चीज, ये सब बातें अब छोड़िए। आपको 3 अक्टूबर को भी शायद टेस्ट होगा, संडे है ना, संडे है 3 अक्टूबर। हर 15 डेज पे टेस्ट होना है, तो 3 अक्टूबर को भी टेस्ट होगा। आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। और जो 3 अक्टूबर का टेस्ट होगा, तो उसमें बॉटनी का सिलेबस तो पूरा सेल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है कंप्लीट आएगा। सेल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है वो कंप्लीट आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, क्योंकि टेस्ट तो होना है, तुम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, टेस्ट तो होना ही होना है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का अभी सिलेबस आपको मिल ही जाएगा, आपको मालूम ही है, जो पढ़ रहे हो वही सिलेबस में आएगा। चलो, और कोई ऑनलाइन होगा? अगर तुम ऑनलाइन ही रहोगे, घर पे ही रहोगे, तो ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा। तुम यहाँ जाओगे तो ऑफलाइन टेस्ट होगा। हाँ बोलो। इस टेस्ट का रिजल्ट जो हमने दिया है अभी थोड़ा रिपीटर का ना, तुम्हारे जो सीनियर्स के एडमिशन हो रहे हैं बहुत तेजी से हो रहे, तो मैनेजमेंट सारा बेचारा दिन भर लगा है। वो पूरी टीम दिन भर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक काम करने में बिजी है। बहुत सारे एडमिशन हो रहे ना, बहुत सारा टाइम लगता है, तो अभी उसी में बिजी है, तो थोड़ा टेस्ट में डिले हो सकता है, 1-2 दिन हो सकता है। मोस्टली मेरे में से संडे तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, मैं पूछ लूंगा आज। लेकिन अभी थोड़ा एडमिशन चल रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। उस पे नहीं आया क्या, जो ऐप है जिसपे तुमने रिजल्ट टेस्ट सबमिट किया था, वहां पर मार्क्स शो नहीं कर रहे क्या? पहले तो होता नहीं था। सर, तो ऐप में एग्जाम नहीं दिया। नहीं किया सर, गूगल पे किया सबमिट। ऐसे तो आ जाता था, उसी पे सबमिट हो जाता था, उस पे मार्क्स दिखाते थे, शायद आ जाएगा। सर ऐप पे नहीं हुआ ना।
आप गूगल शीट में हुआ है? हाँ गूगल सीट पे हुआ है, तो शायद इन्होंने कुछ किया था, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं इसका, तो तुम्हारे सीनियर्स का तो वही रिजल्ट दिखा देते थे, पता नहीं, पता करना पड़ेगा। ठीक है, कर लोगे? तो सेल वाला मेरे में से सभी ने, आई थिंक सभी ने सेल वॉल कंप्लीट कर लिया या अभी तक बचा हुआ है? जिन्होंने नहीं सर किया है कंप्लीट कर कर लीजिए, लिया। सेल वॉल कर कंप्लीट कर लीजिएगा। लिए। माइक्रो बॉडी सर ज्यादा डिटेल में स्पिरोसोम नहीं कहाँ पढ़ना, आ जाता है? माइक्रो बॉडीज आपको सर डिटेल में नहीं पढ़ना, एक मिनट, माइक्रो बॉडीज डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको बस ये जानना है एनसीईआरटी का है क्या लिखा है। माइक्रो का मतलब छोटा, माइक्रो का मतलब छोटा, बॉडीज मतलब स्ट्रक्चर। सेल के अंदर कुछ छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वेसिकल नाम दिया ना। मेम्ब्रेन से कोई भी स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, उस स्ट्रक्चर को हम वेसिकल कहते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि माइक्रो बॉडीज मेम्ब्रेन से कवर्ड वेसिकल है जिसमें एंजाइम्स भरे होते हैं, और ये कई तरह के प्लांट में एनिमल में दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल से नाम केवल 3 बता दिया, बस ये याद रखना है। नाम याद है ना आप लोगों को? 3 नाम, पैरोक्सिसोम, स्पेरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम। हम इन तीनों का बाद में डिटेल पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना, बाद में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे जब आगे का चैप्टर आएगा। इसके अलावा कुछ भी रिसर्च नहीं करना है। हो गया? सभी ने साइटोस्केलेटन कंप्लीट कर लिया? बोलो फटाफट। हाँ सर। साइटोस्केलेटन ठीक है। अब तुमने क्या पियर्सन सारा बुक बनाया या अभी तक बचा हुआ है? बोलो फटाफट। पियर्सन बना लिया बचा सभी हुआ ने? है। ठीक है, नहीं तो सर। बना लीजिए ना, कंप्लीट कर लीजिए, पियर्सन कंप्लीट डॉक्टर कर अली लीजिए। बना रहा हूँ सर। और कुछ क्वेश्चन अगर डॉक्टर ली में नहीं बनते हैं तो या तो मुझे भेज दीजिए उसका फोटो लेकर, और एकदम डिफिकल्ट है छोड़ दी, उसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। जो एकदम नहीं बन रहा स्टार मार्क करके छोड़ लीजिए, शायद कुछ दिनों के बाद 1-2 चैप्टर और पढ़ लीजिएगा तो वो वाला स्टार मार्क वाला भी बन जाएगा। तो हो सकता है आउट ऑफ चैप्टर क्वेश्चन हो, स्टार मार्क करके छोड़ दीजिए, बाद में सॉल्व हो जाएगा। कई सारे बच्चे ने मुझे भेजा लेकिन वो नहीं थे, ना हमने पढ़ा है ना एनसीईआरटी में, तो हम लोग दूसरे चैप्टर का आ गए, तो कोई टेंशन नहीं, उसे स्टार मार्क करके छोड़ दीजिए। डॉक्टर अली ईमानदारी से पूरा बना लीजिए, बना भी लिया होगा, और टेस्ट में तुम लोगों ने ठीक ही किया होगा। बहुत सारे बच्चे ए के हों या बी के हों, सी के हों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 40+ बॉटनी में करेक्ट हैं, ये अच्छी बात है। और मेरे अकॉर्डिंग 150+ जिसके भी मार्क्स बॉटनी में है बहुत अच्छा है। अगले बार और अच्छे लाने की कोशिश कीजिएगा, अगले बार और कोशिश कीजिएगा। हाँ बोलो क्या? बॉटनी इजी था। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा। मतलब जूलॉजी में भी नंबर आ जाएंगे, टेंशन। सर सर अब एक बच्चा बोल रहा है सर आपके व्हाट्सएप में हॉस्टल का फोटो दिया है, देख लो क्या वो हमारा हॉस्टल है? नहीं, वो गूगल पे गलत दिखा रहा है, एक मिनट देख लेता हूं। नहीं नहीं, ये हॉस्टल नहीं। अरे भाई मुझसे बात करना है, आपस में नहीं करना है अभी, ठीक है? मैं हूं यहाँ, चलिए ठीक है। सर तो सर हाँ बोलो। सर स्पिरोसोम कहाँ मिलता है? स्पेरोजोम कहाँ प्लांट मिलता सेल है? ठीक है, स्पेरोजोम कुछ नहीं है, स्पेरोजोम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। इसने लिपिड बनाया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड बनाया, इस लिपिड को, ये लिपिड बना, इस लिपिड को कवर करके एक स्ट्रक्चर बन गया जिसका नाम है स्पेरोजोम। स्पेरोजोम आप लोग बताइए, आपको होमवर्क दिया था मैंने, स्पेरोजोम कहाँ पाया जाएगा? प्लांट, एनिमल या बोथ? प्लांट, एनिमल और बोथ? किसी ने रिसर्च किया था जाकर के कुछ? पैरोक्सिसोम दोनों जगह, पैरोक्सिसोम दोनों जगह, प्लांट और एनिमल दोनों। ग्लाइऑक्सिसोम केवल प्लांट में। क्या आपने स्पेरोजोम पे रिसर्च किया? कुछ नहीं किया, गलत बात, ठीक है। स्पेरोजोम चलो फिर से देखना, स्पेरोजोम कहाँ पाया जाएगा? दोनों में पाए जाएंगे, केवल प्लांट में होगा, केवल एनिमल में होगा, कहाँ होगा? ठीक है। और रिजल्ट मैंने बोला तो कि तुम्हारे रिपीटर्स के जो बच्चे सीनियर्स जो हैं उनके एडमिशन में इतना ज्यादा बिजी हैं कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा टाइम हो सकता है लग जाए,
पहले तो 3 दिनों में टेस्ट का रिजल्ट आ जाता था, अभी थोड़ा सा एडमिशन का पंगा है, तो बाकी जो तुम्हारा टेस्ट होगा वो 3 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा, टेंशन मत। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो तुम लोगों को मैं करता हूं म्यूट। हम लोग नया चैप्टर की शुरुआत कर दिए हैं, ठीक है, आपको बताया भी होगा। ये चैप्टर बहुत दिन पढ़ा, लंबा चौड़ा पढ़ा, बहुत टाइम लग गया। तो हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और मैंने इसके रिकॉर्डेड वीडियोस आपको सेंड किए होंगे आपके ग्रुप में, ठीक है। नहीं मिला है वापस से सेंड कर दूंगा। ये नया चैप्टर जिसका चैप्टर नंबर 2 है, सेकेंड चैप्टर है। और नीट के एग्जाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 to 6, 5 से 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से आना ही है। बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा। आपने ये 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, हालांकि आपका मीडियम अलग होगा तो थोड़ा अलग लैंग्वेज में पढ़ा होगा। 9th क्लास में भी आपने कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, 5 किंगडम, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो हम लोग क्लासिफिकेशन का वीडियोस ऑलरेडी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया है। आपके पास में 3 दिनों का टाइम भी है, आज फ्राइडे है, ठीक है। सैटरडे को मेरी क्लास नहीं होती, संडे को कोई क्लास नहीं, तो आप बच्चा संडे तक ना, हम लोग मंडे मिलेंगे, तो मंडे तक आप वो लेक्चर को, दोनों लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। प्लस एनसीईआरटी का 2 पेज पढ़ना है, चैप्टर नहीं बोल रहा हूं, केवल 2 पेज पढ़ लीजिएगा, स्टार्टिंग के 2 पेज, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। 2 पेज पढ़ना 15 मिनट, 2 पेज पढ़ने में 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस 2 पेज अच्छे से एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, और इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर को कंप्लीट करके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपने किसी ने कंप्लीट किया है क्या, हैंड रेज करो, क्योंकि मैं एक रिवीजन दे देता हूं। अगर तुमने कंप्लीट किया है तो, नहीं किया है तो फिर थोड़ा मुश्किल। हाँ, स्पेरोसोम ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, स्पेरोसोम ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट। नहीं किया है, ठीक है, तो आप लोग कोशिश करना कि आप कंप्लीट कर लो, नहीं तो अभी मैं बता तो दूंगा फास्ट, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। चलो ठीक है, उसका एक, ठीक है, नहीं, बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है, तो चलिए आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो जब हम लोग मंडे को मिलेंगे तो आपके सारे डाउट्स को करेंगे। मंडे का जो लेक्चर हम लोग करेंगे उसमें अपने सारे डाउट्स को करेंगे, ठीक है। और आप लोग बच्चा लेक्चर करके क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करना है। लेक्चर करके पियर्सन के कम से कम 50 क्वेश्चन बन जाएंगे, पियर्सन के क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे, टेंशन नहीं। अब सेल छोड़िए, सेल वाला चैप्टर अब छोड़ दीजिए, रख दीजिए उसे। अब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे उतना मेहनत करना है जो सेल पे किया था। जो सेल वाले चैप्टर पे जितना मेहनत किया था, वो अब सारा मेहनत बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे लगाना है। एनसीईआरटी को पढ़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने बाकी चीज आपको अच्छे से करा रखा है, ठीक है। थोड़ी सी चीजें इसमें बता देता हूं, ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे भाई, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये सब थोड़े से याद करने वाले पॉइंट होंगे। फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, ये सब क्वेश्चन कुछ आएगा, एनसीईआरटी में नहीं है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। किसी को याद है क्या, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, या फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, भूपेन सर? हाँ, ये मत लिख देना भूपेन सर, नहीं। फादर ऑफ बायोलॉजी साइंटिस्ट का नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल आज नहीं बच्चे, ये हजारों साल पहले के साइंटिस्ट हैं, ये फिलोसफर भी हैं, हिस्ट्री में भी इनका नाम। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, दोनों एक ही को दिया गया। तो सर बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी किसी को याद है क्या, फादर ऑफ बॉटनी किसी को मालूम है? ठीक है, मेरा नाम नहीं लेना है रे भाई, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस, याद नहीं रखना है, एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, नहीं याद करना है, बस नाम जान लिया थियोफ्रास्टस, इतना इनफ, इससे ज्यादा नहीं जानते, ठीक है। चैप्टर का नाम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों है,
इसमें हम लोग इस चैप्टर में जो भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम लोग डिवाइड करेंगे। जो भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे मेन टॉपिक है एनसीईआरटी में जो गिवन है, जो मेन आपका सिलेबस है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कि कैसे दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म को 5 पार्ट्स में, किंगडम मतलब पार्ट्स मान लीजिए, 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेकिन इससे पहले भी हमने क्लासिफिकेशन किया है, तो कुछ चीजें जिन्होंने नहीं किया है थोड़ा बाउंसर चलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया है? 2K मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया? किसी को याद है? मैसेज बॉक्स में लिख सकता है। किसी को याद है तो मैसेज बॉक्स में लिख सकता है। 2K मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक का नाम दिया प्लांट, एक का नाम एनिमेलिया, प्लांटी, और एक का नाम दिया एनिमेलिया। दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, खराबी आ गई, तो अब आया 3K, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेक्चर देखिएगा, बताया हूं। साइंटिस्ट का नाम था बच्चों लोग अर्न्स्ट, अर्न्स्ट ERNST, अर्न्स्ट हेकल। हेकल साहब ने दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 किंगडम बनाए, याद रखना है। एक है प्लांटी, प्लांट के लिए, एनिमेलिया, और एक बनाया बच्चों लोग प्रोटिस्टा। P4 प्रोटिस्टा, A4 एनिमेलिया, P4 प्लांटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। 4, अब 3 के बाद बना 4 किंगडम, 4K क्लासिफिकेशन। किसी बच्चे को नाम याद है किसने किया था 4 किंगडम? मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर में पूरा डिटेल से बताया है। साइंटिस्ट का नाम केवल याद रखना है, कोपलैंड, COPELAND, कोपलैंड। चौथा एक नया किंगडम बनाया जिसका नाम था मोनेरा, मोनेरा, नया किंगडम मोनेरा। बाकी तो प्रोटिस्टा पहले से थे, एनिमेलिया पहले से था, प्लांटी पहले से था। लेकिन इन्होंने, कोपलैंड साहब ने मोनेरा नाम नहीं दिया था, उन्होंने एक्चुअली में इसका नाम रखा था माईचोटा। माईचोटा या माइकोटा बोलिए, माइकोटा नाम दिया था। बाद में इसका नामांकन हुआ, नेम पड़ा मोनेरा। ठीक है, आज मोनेरा के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ गड़बड़ी निकल गई ना, तो अब हमारे पास में आया 5K सिस्टम, जो आपकी एनसीईआरटी में डिटेल से है, आपके सिलेबस में डिटेल से पढ़ना है। 5K, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, क्लास 9 शायद। अब ये मत बोलना सर 9 में भी लॉकडाउन था तो नहीं पढ़ा था। 9th क्लास याद करो, गलती से भी पढ़ा होगा तो आपको एक नाम आ गया होगा, RH विटेकर, RH विटेकर। डेट भी याद रखना है, ईयर भी याद रखना है, 1969, 1969 डेट याद रखना है। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, बहुत फेमस थे और उन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। 4 तो पहले ही से थे, प्लांट किंगडम पहले से था, एनिमल किंगडम पहले से था, प्रोटिस्टा किंगडम पहले से था, मोनेरा पहले से था, नया एक किंगडम जोड़ा, बोलिए कौन सा होगा? 5 किंगडम पढ़ा है तुमने, दुनिया के सारे ऑर्गन को 5 पार्ट्स में तोड़ दिया, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, मोनेरा, और एक बनाया बच्चा नया फंजाई, फंगस के लिए अलग किंगडम तैयार किया हमारे RH विटेकर साहब ने, जो 250 साल तक कोई नहीं कर पाया, विटेकर ने किया। 250 सालों तक कोई नहीं कर पाया था, फंगस को कोई रख ही नहीं पाता था। फंगस बड़ा अपने आप में यूनिक है। फंगस प्लांट के तरह भी है, फंगस देखो ध्यान से सुनना, फंगस प्लांट के तरह होता है, सेल वॉल उसमें होता है, सेल वॉल होता है। फंगस चल नहीं सकता, प्लांट के तरह है, नॉन मोटाइल है, चल नहीं सकता। ठीक है भाई, लेकिन फंगस, दुनिया का सारा फंगस याद रखना 100%, दुनिया का सारा फंगस 100% हेट्रोट्रॉफ है, खुद से खाना नहीं बना सकता, हमारे तरह हो गया, हमारे तरह हो गया। तो इसका गुण हमसे भी मिल रहा है,
इसका गुण प्लांट से भी मिल रहा है, बड़ा कंफ्यूजन था ना। और ये सड़े गले मरे हुए को खाते हैं, मेनली सड़े गले हुए को खाते हैं, तो बैक्टीरिया से भी कैरेक्टर मिल रहा है भाई। तो साइंटिस्ट को बड़ा दिक्कत होता था फंगस को लेकर के, इनका नेचर सबसे मैच कर जाता था, प्लांट के तरह भी थे, एनिमल के तरह भी था, और बैक्टीरिया की तरह भी था, बड़ा कंफ्यूजन था। तो 250 सालों तक किसी ने भी फंगस को ढंग से क्लासिफाई ही नहीं किया। हाँ, ये तो हमारे आर.एच. विटेकर थे जिन्होंने ये काम करके दिखाया, 5 किंगडम बना के। लेकिन ध्यान से सुनना, रिकॉर्डेड लेक्चर में डिटेल से दे रखा हूं। जो 5 किंगडम बने, फिर से नाम लिखिए, 5 किंगडम का सब कोई नाम लिखेगा। चलो बच्चों लोग जाओ मैसेज बॉक्स में, जो 5 किंगडम है पांचों का नाम लिखिए। जो 5 किंगडम है पांचों का नाम लिख करके दिखाइए। 5 किंगडम जो है, इन सब का शॉर्ट फॉर्म भी चलेगा, शॉर्ट भी चलेगा। M फॉर मोनेरा, P फॉर प्रोटिस्टा, F फॉर फंजाई, P फॉर प्लांटी, N फॉर एनिमेलिया, A फॉर एनिमेलिया। ठीक है, चले। अब बताइए कब दिया था? 1969 में। इन्होंने बच्चा मेन 5 क्राइटेरिया लिया, ध्यान से सुनना। इन्होंने क्लासिफाई करने का मेन 5 क्राइटेरिया लिया था, मेन 5 क्राइटेरिया लिया था, ध्यान से सुनना। आपके एनसीईआरटी में गिवन है 5 क्राइटेरिया, लेकिन बच्चा इसके अलावा भी क्राइटेरिया था, मेन 5 थे, इसके अलावा भी और भी क्राइटेरिया था। ठीक है, पहला क्राइटेरिया था बच्चा ना, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेल की बनावट कैसे होगी, सेल की बनावट कैसी होगी, वो सिंपल सेल होगा, सिंपल सेल होगा, प्रोकैरियोटिक होगा, या कॉम्प्लेक्स होगा, यूकैरियोटिक होगा। तुम सभी ने पढ़ रखा है, आप सभी ने पढ़ रखे हो कि दुनिया में 2 ही तरह के सेल हैं, एक सिंपल है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोटिक, और एक एडवांस्ड है जो बच्चा यूकैरियोटिक। याद हो गया? दुनिया में 2 ही तरह के सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उन्होंने जो 5 किंगडम बनाया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, केवल उन्होंने दुनिया के सारे प्रोकैरियोटिक को, दुनिया के सारे प्रोकैरियोटिक को उन्होंने बच्चा मोनेरा में रख दिया, खत्म। एक ही लाइन याद रखना था, दुनिया में जो भी प्रोकैरियोटिक नेचर का है, यानी बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक में जो भी ऑर्गेनिज्म आता है उसे बच्चा हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं, उस ग्रुप को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर तो तुमने पढ़ रखा है। तो दुनिया में जो भी प्रोकैरियोटिक नेचर का है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कहां रखा? मोनेरा। बाकी बच्चा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक। दुनिया का सारा प्रोकैरियोटिक मोनेरा, सारा यूकैरियोटिक प्लांट में, एनिमेलिया में, फंजाई में, प्रोटिस्टा में। याद रखिए। सेकंड क्राइटेरिया लिया उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी है बच्चा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ना, बॉडी की बनावट, बच्चा सेल की बनावट नहीं, बॉडी की बनावट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी कैसा है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, सिंपल। बॉडी की बनावट कैसी है, एक सेल का है या एक से ज्यादा सेल का है। तो जो बच्चा मोनेरा है वो बच्चा एक सेल का है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक भी है और बस एक ही सेल का होता है, दुनिया का कोई बैक्टीरिया एक ही सेल का होगा। ठीक है, इसी तरह से दुनिया का कोई भी यूकैरियोटिक है, एक सेल का है, वो बच्चा प्रोटिस्टा में हो गया। एक ही लाइन, दुनिया का कोई भी यूकैरियोटिक सेल हो, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सेल का है और वो यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा किंगडम में रखेंगे। क्लामाइडोमोनास एक सेल का है, यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा में रखेंगे। अमीबा एक सेल का है, प्रोटिस्टा में रखेंगे। पैरामीशियम प्रोटिस्टा में रखेंगे। यूग्लिना
प्रोटिस्टा में रखेंगे, सिंपल। तीसरा क्राइटेरिया उन्होंने लिया, बाकी बच्चा फंजाई मल्टीसेलुलर, प्लांट मल्टीसेलुलर, हम मल्टीसेलुलर, हम क्या एक सेल के हैं? नहीं सर, हम तो मल्टीसेलुलर। प्लांट मल्टीसेलुलर है, फंगस मल्टीसेलुलर। तीसरा जो मेन क्राइटेरिया था, ध्यान से सुनना, पांचों में मेन कौन था, सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? पांच में सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? खाना कैसे खाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। खाना कैसे खाएगा, खुद से बनाएगा, खुद से बनाएगा या दूसरे से मांग करके खाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो खुद से बनाएगा आपको मालूम है ऑटोट्रॉफिक, दूसरे से मांगेगा हेट्रोट्रॉफिक, दूसरे से मांगेगा हेट्रोट्रॉफिक। चलिए, चौथा रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, ध्यान से देखो, रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, तो चौथा था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? क्लास 10th याद करो, रिप्रोडक्शन दो तरीके से, रिप्रोडक्शन दो तरीके से, अगर उसमें मेल और फीमेल दो पेरेंट इन्वॉल्व होगा, मेल और फीमेल दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, माँ बाप दो, और बच्चा वो कुछ गैमेट्स बनाएगा, गैमेट्स बनाएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर बच्चा कुछ जायगोट बनेगा, उससे नया बेबी बनेगा, उससे नया बच्चा बनेगा, तो सेक्सुअल, जिसमें दो पेरेंट हो, गैमेट्स बनता हो, फर्टिलाइजेशन होता हो, जायगोट बनता हो, वो बच्चा कहलाता है सेक्सुअल। ध्यान से सुनना, 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। जो मोनेरा में तो बच्चा सेल ही नहीं है, ठीक था, वो तो प्रिमिटिव है, पुराना है, उसके अंदर कोई गैमेट्स नहीं बनेगा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कोई जायगोट नहीं बनेगा, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। आपके एनसीईआरटी में लिखा है द शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ये एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उनमें कुछ कॉन्जुगेशन हो जाता है, याद आ रहा है? कॉन्जुगेशन से करते हैं अपना, रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो मोनेरा को छोड़ दो, मोनेरा के पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, केवल बच्चा एसेक्सुअल करेगा। प्रोटिस्टा दोनों तरह से, सेक्सुअल एसेक्सुअल, फंजाई दोनों तरीके से, प्लांटी दोनों तरीके से, एनिमेलिया दोनों तरीके से। यानी 5 किंगडम में केवल मोनेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, केवल एसेक्सुअल है। बाकी सारे किंगडम ट्रू सेल है, यूकैरियोटिक है, दोनों तरीके से करेंगे। हम एनिमल में भी दोनों तरीके होते हैं, हाइड्रा फाइड्रा पढ़ते तो बडिंग हो गया, पढ़ा तो है तुमने। और 5वां क्राइटेरिया, इवोल्यूशन के बेसिस पे, यानी दुनिया में पहले कौन आया, सबसे पुराना कौन, सबसे नया कौन, इवोल्यूशन के बेसिस पे, सबसे पुराना कौन, सबसे नया कौन, इवोल्यूशन के बेसिस पे किया, जिसे लिखा गया है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये याद रखिएगा। फाइलोजेनेटिक मतलब पुराना कौन, नया कौन। तुम बताओ दुनिया में सबसे पहले किंगडम कौन आया होगा, बताओ तो, दुनिया का पहला किंगडम कौन होगा? चलो तुक्का मारो, तुक्का मारो। सभी ने बोला मोनेरा, मोनेरा के बाद कौन आया होगा? मोनेरा के बाद कौन आया होगा? मोनेरा के बाद कौन आया होगा? किसी ने बोला प्रोटिस्टा, सही है, सही है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद में कौन सा किंगडम आया होगा? प्रोटिस्टा के बाद कौन सा आया होगा? कोई बोचा बोल रहा है फंजाई, कोई बोल रहा है प्लांटी। हाँ, ध्यान देखो, सारे साइंटिस्ट का मानना था, सभी साइंटिस्ट का मानना था कि दुनिया में पहले आया मोनेरा, सभी साइंटिस्ट का मानना था सबसे पहले आया मोनेरा, सही है, पुराना वाला सेल। उससे एडवांस बन करके बन गया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा,
चलो भाई ये भी सही है। अब साइंटिस्ट का मानना था कि प्रोटिस्टा के बाद बना फंजाई, फंजाई, ठीक है भाई, और फंजाई के बाद बना प्लांटी यानी प्लांट किंगडम, और प्लांटी के बाद बना एनिमेलिया। प्लांटी के बाद क्या बना? एनिमेलिया, एनिमेलिया। तो सभी साइंटिस्ट ऐसा ही मानते थे, आप भी यही मानते हो। प्लांट और एनिमल के बीच में कोई और था जिसे आप कहते बच्चा युगलीना। युगलीना एक था जो प्लांट के तरह भी था, एनिमल के तरह भी था। ध्यान से सुनना, सभी साइंटिस्ट का मानना था पहले मोनेरा आया, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। विटेकर ने बोला सब पागल है। विटेकर ने बोला तुम लोग गलत चीज बता रही हो। विटेकर ने बोला गलत बात, ये सारा गलत है, रॉन्ग, बोला गलत चीज है, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है। लोगों ने बोला कैसे? तुम लोग बोलते हो कि पहले फंजाई आया, फंजाई मरे हुए को खाता है, डेड डिकेइंग को, जो मर गया उसको डिग्रेड करके खा जाएगा, डिकम्पोज करके खाएगा, ये पढ़ते हो ना। तो अगर बच्चा पहले फंजाई आ गया तो किसे डिकम्पोज करके खाएगा? प्लांटी तो अभी आया नहीं है, एनिमेलिया तो आया नहीं है, फंगस पहले पहुंच गया, तो किसको मार करके खाएगा? किसको डिकम्पोज करेगा? क्या मोनेरा को डिकम्पोज करेगा? हम जानते हैं ना, हम मरेंगे तो हमारा बॉडी या प्लांट है मरेगा तो उसको ऊपर में फंगस बैठेगा, उसको डिग्रेड करेगा और खा जाएगा। अरे तो फंगस आ गया, प्लांटी एनिमेलिया तो है ही नहीं, तो फंगस आकर के खाता किसको? हाँ, ये प्रॉब्लम है। तो कुछ ने बोला नहीं नहीं पहले प्लांटी आया होगा। विटेकर ने बोला तुम लोग सब कुछ गलत हो यार, सब गलत हो। मैं नया तरीका बताता हूं, मैं बताता हूं इवोल्यूशन में सबसे पहले कौन आया ना। इसीलिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया फाइलोजेनेटिक, जिसे हम लोग पूरे डिटेल से फाइलोजेनेटिक रिलेशन हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। उनका मानना था कि पहले मोनेरा आया, उसके बाद प्रोटिस्टा आया, प्रोटिस्टा से ही फंजाई बने, प्रोटिस्टा से ही प्लांट बना, प्रोटिस्टा से ही एनिमल बना। ये तीनों के तीनों एक साथ बने, फंजाई एक साथ, प्लांट और एनिमेलिया तीनों एक साथ बने। इन्होंने बोला ऐसा नहीं कि पहले प्लांट आया पहले एनिमल आया, ऐसा नहीं, तीनों एक साथ बने, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया तीनों एक साथ बने। ये मानना था हमारे विटेकर साहब का, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं, तो यहां तक टेंशन नहीं लेना है। तो यहां तक क्लियर है सभी को? फटाफट बोलो, चलिए फटाफट बताइए, यहां तक सभी को क्लियर है? क्लियर है सभी को? 100% क्लियर? चलिए एक चीज बता रहा हूं और उसके बाद मैं क्लास एंड करूंगा। ध्यान से सुनना, नया चीज बताऊंगा, मजेदार चीज। 10th में पढ़ना होता है हम लोग, लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ते। 10th में पढ़ना होता है लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं। 10th क्लास में ही पढ़ना होता है लेकिन हमने नहीं पढ़ा था। चलो मजा आएगा पढ़ने में, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? ध्यान से सुनना, बहुत नई चीजें बताऊंगा, बहुत सारी नई चीजें सीखोगे। खाना, न्यूट्रिशन सिंपल है। जो बच्चा CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से पकड़ेगा और C6H12O6 ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, जो इन्वायरमेंट से CO2 नाम का गैस पकड़ेगा और ग्लूकोज बना देगा, वो हो गया ऑटोट्रॉफ। हमारे पास भी CO2 है, सांस छोड़ा CO2 निकला ना। क्या CO2 से हम ग्लूकोज बना सकते हैं? तुम बोलो, क्या CO2 से हम ग्लूकोज बना सकते हैं? नहीं, तो हम हो गए हेट्रोट्रॉफ। तो जो बना बनाया हुआ ग्लूकोज लेगा हेट्रोट्रॉफ, जो CO2 से ग्लूकोज बनाएगा ऑटोट्रॉफ। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे दो तरह के, एक ऑटोट्रॉफ
एक हेट्रोट्रॉफ। तुमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए नया चीज सीखना है। अब ऑटोट्रॉफ को हमारी एनसीईआरटी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एक बच्चा फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, और एक होगा कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। सर ये क्या है? नाम सुना है 10th में लेकिन भूल गए हो। नाम सुना था, भूल गए। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। फोटो ऑटोट्रॉफ क्या हो? ध्यान से, CO2 को पकड़ो, CO2 को पकड़ो, ग्लूकोज बनाओ, ऑटोट्रॉफ। CO2 को पकड़ो, ग्लूकोज बनाओ, ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ। लेकिन CO2 से ग्लूकोज बनाने के लिए चाहिए एनर्जी, E4 एनर्जी, E4 एनर्जी। एनर्जी कहां से लाओगे? एनर्जी अगर सनलाइट से आया, एनर्जी अगर सनलाइट से आएगा, एनर्जी सनलाइट से आएगा तो इस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे फोटो, फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो का मतलब सनलाइट, एनर्जी सनलाइट से आया, फोटो ऑटोट्रॉफ। प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस। याद आया? 10th में पढ़ा होगा। चलिए ध्यान से सुनना। कीमो ऑटोट्रॉफ, मिट्टी में बच्चा कुछ केमिकल से, जैसे बच्चा अमोनियम आयन NH4+, अमोनियम आयन NH4+, हमने बच्चा उसमें ऑक्सीजन डाला, हमने नहीं, उसके अंदर ऑक्सीजन डाला, ऑक्सीडेशन हो गया और बन गया NO2-। हमने केमिकल का ऑक्सीडेशन किया, मिट्टी में थे, ऑक्सीजन डाला, ऑक्सीडेशन हो गया। इसी ऑक्सीडेशन से रिलीज होगा एनर्जी, इसी ऑक्सीडेशन से क्या रिलीज होगा? एनर्जी। और इसी एनर्जी से ग्लूकोज बनाएगा। एनर्जी कहां से आया? बोलो। ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल से, ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल से, इसलिए नाम पड़ा कीमो। कीमो मतलब केमिकल। ऑर्गेनिज्म का नाम पड़ेगा कीमो ऑटोट्रॉफ, प्रोसेस का नाम कीमोसिंथेसिस। एनसीईआरटी में 2 बार ब्लैक पॉइंट से ये वर्ड दिया है, कीमोसिंथेसिस। कीमो मतलब केमिकल, सिंथेसिस मतलब फूड। केमिकल को ऑक्सीडाइज करना है, उससे एनर्जी निकलेगा, उससे खाना बनाइएगा। तुम बोलोगे सर कौन ऐसा करता है? मोनेरा करेगा, प्रोटिस्ट, कौन करेगा? ध्यान से सुनना। केवल और केवल फ्यू बैक्टीरिया, केवल कुछ बैक्टीरिया ऐसा कर सकते हैं, केवल कुछ मोनेरा किंगडम के मेंबर यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसा कर सकते हैं।